ये लीजिए निर्मला जी, आपकी 2 किलो हल्दी। अब जल्दी से अचार बनाकर हमें भी थोड़ा दे दीजिएगा। खड़ी हल्दी भी आपने बिल्कुल बारीक तरीके से पीसी है, वरना पहले जिससे मैं मसाले लिया करती थी वो तो बिल्कुल दरदरा ही पीस कर दे देता था। भाई साहब, आपकी 2 किलो चीनी, 4 किलो आटा, 3 किलो चावल, ये 4 तरीके की दाल, चाय पत्ती और बर्तन धोने का साबुन, सबका हुआ 1000। और तो कुछ नहीं है? अरे नहीं नहीं, इतना ही सब सामान था। ये लीजिए पैसे। चलो भाई, एक तो फायदा हुआ मोहल्ले में राशन की दुकान खोलने का कि अब 100 रुपए का रिक्शा करके इतनी दूर राशन लेने नहीं जाना पड़ता है, वरना पहले एक तो जाने आने में पैसे खर्च हो, ऊपर से इतने से राशन के 2-3 हजार रुपए दो। ये तो भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले इन्होंने घर में गोदाम खोला और फिर गोदाम से ही घर के बाहर सब सामान बेच रहे हैं। इतना आसान थोड़ी ना है कि छोटे से घर को गोदाम में बदलने और फिर इतनी मेहनत करके सब सामान बेचना। आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि दोनों देवरानी जेठानी ने अपने छोटे से घर को राशन और बर्तनों के सामान से गोदाम में बदल दिया था? आइए इससे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अनु, आज के आलू के पराठे तो काफी ज्यादा बढ़िया बने हैं। कुछ स्पेशल डाला है क्या इसके अंदर? भाभी ने मुझे एक स्पेशल मसाला बनाना सिखाया था, वही डालकर बनाया है। अच्छी बनी है ना? और कितने क्रिस्पी भी हैं। वैसे अनुराग, दुकान का माल खत्म होने को आ गया है। तूने राजू से बात करके सारा सामान ऑर्डर करवा दिया था ना? हाँ भैया, मैंने सामान ऑर्डर करवा दिया है, कल तक आ जाएगा। अनुराग जय दोनों भाई मिलकर एक किराए की दुकान में बर्तन और अनाज का सारा सामान बेचते थे, जिससे अपनी जिंदगी की सारी जरूरत को पूरी कर पाते थे। दोनों भाइयों की तरह दोनों की पत्नियां अन्नू और माया में भी काफी ज्यादा प्यार था। ये क्या, ये दुकान में इतनी सारी मिट्टी कहाँ से आई? भैया देखिए, ये सारी मिट्टी दीवार से झड़ रही है। इस दीवार की तो पपड़ी भी निकल गई, और यहाँ देखिए ऊपर कितनी ज्यादा सीलन आ गई है। कहीं दीवार कमजोर तो नहीं हो गई? हमें इसके मालिक से बात करके इसकी मरम्मत करवानी होगी। मरम्मत तो करवानी पड़ेगी, वरना अगर कल को कोई हादसा हो गया तो मैं आज ही इसके मालिक से बात करता हूँ। जय दुकान के मालिक राजीव को कॉल पर सारी बात बताता है। राजीव दीवार ठीक करवाने के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन कई हफ्ते गुजर जाते हैं पर राजीव दीवार ठीक नहीं करवाता। हर रोज की तरह दोनों भाई दुकान में बैठकर कस्टमर को बर्तन और अनाज बेच रहे होते हैं कि तभी अचानक से वही कमजोर दीवार दोनों भाइयों पर गिर जाती है और वह दोनों भाई उस दीवार के नीचे दब जाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा चोट लग जाती है। सभी लोग जल्दी से उन दोनों को अस्पताल लेकर जाते हैं। अनुराग जय की पीठ और सर पर काफी गहरी चोट आई होती है। भगवान, ये क्या हो गया? दीदी देखिए ना, इन्हें कितनी चोट लगी है। आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? किसकी नजर लग गई आप दोनों को? सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। आप दोनों ऐसे रोइए मत, इनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन काफी गहरी चोट आने की वजह से कम इन्हें 3 से 4 महीने का बेड रेस्ट चाहिए। आप इनकी दवाई और खाने पीने का काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा। हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों भाई डिस्चार्ज हो जाते हैं। अनु और माया उन दोनों को घर में आराम करने के लिए छोड़ गुस्से से तिलमिलाती हुई दुकान के मालिक राजीव के पास जाती हैं। हमारे पतियों ने कितनी बार कहा तुमसे कि दीवार ठीक करवा दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। आज तुम्हारी वजह से उनकी ये हालत है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे तो क्या करोगी? पुलिस कंप्लेंट करोगी ना? कर दो। मेरा साला खुद पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं भी देखता हूँ कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इतने सालों से मैं अपनी दुकान लोगों को किराए पर दे रहा हूँ, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इन सब में तुम्हारे पतियों की गलती है, उन्होंने कुछ किया होगा तभी ये सब कुछ हुआ है। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। और हाँ, अगर 3 दिन के अंदर मेरे दुकान में रखा हुआ सारा सामान तुमने हटाया नहीं ना तो सड़क पर फेंक देंगे। अनु और माया जानते थे कि वो दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते। दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग जगह पर गोदाम का सारा सामान रखने के लिए दुकान ढूंढते हैं, लेकिन किराया महंगा होने के चलते वो एक भी दुकान अभी नहीं ले पाते और आखिर में दोनों देवरानी जेठानी सारा सामान अपने 2 कमरे और एक हॉल वाले छोटे से घर में रख देती हैं। हमारा घर तो पहले से इतना छोटा था और ऊपर से सारा सामान हमने घर में लाकर रख दिया। अच्छा खासा घर हमारा गोदाम बन गया है। मुझे तो सबसे ज्यादा पैसों की फिक्र हो रही है। जो भी सेविंग थी सब इलाज में चले गए। अब 3-4 महीने घर कैसे चलेगा? बीतते दिनों के साथ घर में पैसों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। दोनों देवरानी जेठानी पैसों की कमी को लेकर परेशान हो रही होती है कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक कोमल नाम की औरत उनके घर आती है। अरे माया, मुझे थोड़ा राशन खरीदना था। वो क्या है ना, मेरे पति किसी काम से बाहर चले गए हैं और जहाँ से वो राशन लाते हैं वो बहुत दूर है, इसलिए तुम ये सामान थोड़ा मुझे दे दोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर में रखा हुआ गोदाम के सामान से माया कोमल के लिए राशन लेकर आती है। अच्छा हुआ कि तुम्हारा गोदाम का सामान यही है, वरना मुझे तो ना जाने कितनी दूर जाना पड़ता सामान लेने।
इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती है। कोमल की बात सुन माया को फौरन एक तरकीब सूझती है। अरे अन्नू, मैं सोच रही थी कि अगर हमें सामान को खुद बेचना शुरू करें तो मेरा मतलब हमारे मोहल्ले में छोटी मोटी ही दुकानें हैं जिन पर पूरी तरीके से राशन नहीं मिलता, सभी को राशन लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। मगर हम इन्हीं सामान को घर के बाहर बेचें तो इससे धीरे धीरे सामान भी बिकता रहेगा और पैसों की कमी भी पूरी होती रहेगी। हाँ दीदी, आप कह तो ठीक रही हैं। हमारे कमरे में वो बड़ा वाला टेबल है ना, हम उस पर ही बाहर सारा सामान रख देंगे और फिर आराम से बेचेंगे। दोनों देवरानी जेठानी कमरे से टेबल बाहर निकाल कर रख देती हैं और उन पर ढेर सारा राशन का और बर्तन का सामान लाकर रख देती हैं और एक चार्ट पेपर पर राशन की दुकान लिख के घर की दीवार के बाहर टांग देती हैं, जिसे देख अब कई सारे लोग उनसे राशन लेने के लिए आते हैं। ये क्या तुम दोनों देवरानी जेठानी ने घर के बाहर ही राशन और बर्तन की दुकान खोल ली? अब घर को हमने गोदाम बना लिया तो सोचा दुकान भी खोल ही लेते हैं। आस पड़ोस की काफी सारे लोग अन्नू और माया से राशन और घर की जरूरत के लिए बर्तन ले रहे थे। पहले दिन ही दोनों देवरानी जेठानी की काफी अच्छे से कमाई हो जाती है। पहले मैं आधे घंटे का सफर तय करके इतनी दूर राशन लेने के लिए जाता था। कम से कम 1 महीने का राशन ही मुझे 10 से 15 हजार में पड़ता था, लेकिन यहाँ देखो 8 हजार में ही पूरे महीने का राशन ले लिया। सारा सामान भी कितना अच्छा है, खड़े मसाले भी हाथों हाथ पीस कर दे रहे हैं, चावल में भी एक भी कंकड़ नहीं निकलता, आटा भी कितना साफ सुथरा है। धीरे धीरे उन दोनों देवरानी जेठानी की बिक्री अब बढ़ती जा रही थी। घर के अंदर बनाया हुआ गोदाम अब धीरे धीरे कर खाली भी हो रहा था। अन्नू, अब से मेरी दोनों नंद भी तुम्हारे यहाँ से राशन लेकर जाएंगी। मैंने उनको कह दिया है कि तुमसे ही राशन ले। और नहीं तो क्या, मैं तो खुद अब हर एक छोटी से बड़ी चीज यहीं से लेती हूँ। कम दाम में इतना सब कुछ मिले तो कौन छोड़ेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। जो भी इन दोनों देवरानी जेठानी से सामान लेता तो उनका फायदा ही होता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कभी घर के बाहर ही ये इस तरह राशन और बर्तन की दुकान खोलोगे। हमें तो इससे काफी फायदा हुआ। ये तो ऊपर वाले की करामात है कि हमें ये तरकीब सूझी, वरना न जाने क्या क्या परेशानी होती हमें। कुछ महीने गुजर जाते हैं। अन्नू और माया के ऊपर रहने वाला एक परिवार घर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जिसे देख माया अन्नू अब उस घर को किराए पर ले लेती हैं और वहां पर सारा गोदाम का बचा हुआ सामान रख देती हैं और बाहर फिर से टेबल लगाकर सामान बेचने लगती हैं। इसी महीने में जय और अनुराग भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मुझे और भैया को तो लग रहा था कि जब तक हम ठीक होंगे तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, न जाने ये घर कैसे चलेगा। ये तो भाभी का आइडिया था। अगर वो मुझे ये आइडिया नहीं बताती तो मैं तो कभी अकेले खुद कर ही नहीं पाती। आइडिया भले ही मेरा हो, लेकिन मेहनत हम दोनों की है। अब आप दोनों ठीक हो चुके हैं और पहले जितनी हमारी कमाई होती थी उससे अब डबल होती है। हमें अपने इस काम को ऐसे ही जारी रखना है। जहां अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर संभालती तो वहीं उनके पति गोदाम और दुकान संभालते। घर का सारा काम खत्म कर दोपहर तक गोदाम और दुकान पर पहुंच जाती और अपने पतियों की मदद करती हैं और अब सब पहले से भी ज्यादा खुशी और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। स्कूल की घंटी बजते ही सारे बच्चे अपना लंच बॉक्स निकालते हैं। तभी यूवी क्लास के सबसे अमीर ज़ादे बच्चे चिराग से कहता है, चिराग, आज तू लंच में क्या लाया है? आज तेरी मम्मी ने क्या दिया है, मटर पनीर या दाल मखनी? अभी पता चल जाएगा। चिराग टिफिन खोलता है जिसके अंदर शाही पनीर होता है, जिसे देखकर वो नखरे करने लगता है। अरे यार, शाही पनीर है, तू खाएगा तो खा ले यूवी। क्यों चिराग, तू नहीं खाएगा? शाही पनीर तो कितनी टेस्टी लगती है। नहीं यार, तू खा ले। वैसे मुझे पता है, कल मेरी मम्मी डैडी मुझको एक शानदार होटल में लेकर गए थे जहाँ पर बुफे वाला खाना था। पता है, वहाँ पर बहुत सारी डिश थी, स्नैक्स से लेकर तरह तरह की सब्जी, चिकन, मटन, रोटी, पुलाव, राइस, गुलाब जामुन, रसमलाई और बहुत कुछ। मैंने तो पेट भर के खाया। चिराग को बुफे के खाने के बारे में बताते हुए सबसे लास्ट बेंच पर बैठकर सूखी रोटी दाल खाते हुए गरीब कशिश और अंश का दिल ललचाने लगता है और दोनों उसके पास आते हैं। चिराग, क्या बुफे का खाना खाने में बहुत टेस्टी लगता है? फिर तो मुझको भी खाना है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? अंश की ख्वाहिश को सुनकर अमीर चिराग दोनों गरीब भाई बहन की खिल्ली उड़ाने लगता है। बड़ा आया बुफे का खाना खाने वाला। तूने अपनी शक्ल देखी है? जाकर शीशे में अपनी शक्ल देख। तो जैसे गरीब को बुफे में, रेस्टोरेंट में एंट्री भी नहीं मिलेगी। तुम दोनों तो बस ये गरीबों वाली दाल रोटी खाओगे। चलिए भी ग्राउंड में खेलने चलते हैं। चिराग के मजाक उड़ाने पर अंश की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। कशिश दीदी, तुमने देखा वो चिराग का बच्चा हमारा मजाक उड़ाकर चला गया। अंश, मेरे भाई चुप हो जा।
तो देखना एक दिन मैं, दादा दादी, माँ, पापा, बुआ सब महंगे बुफे वाले रेस्टोरेंट में जरूर चलेंगे और खाना भी खाएंगे। कशिश के दिलासा देने पर अंश चुप हो जाता है और दोपहर में दोनों घर आते हैं, जहां बबीता आंखें गड़ाकर ब्लाउज तुरपाई का काम कर रही थी, जिसमें उसकी ननंद किरण भी जुटी हुई थी। एक तरफ सास ससुर सुजाता हरिप्रसाद बैठे थे। पूरा गरीब ससुराल किराए के उस कच्चे छोटे कमरे में, जहां कोई सहूलियत मौजूद नहीं थी, उन्हीं कठिन हालातों में गुजारा करने को मजबूर थे। थकान से चूर बबीता मुस्कुराहट से दोनों बच्चों की ओर देखते हुए पूछती है, कशिश, अंश आ गए? मेरे दुलारे बच्चों, जल्दी से वर्दी बदल लो, मैं खाना परोसती हूँ। तभी अंश कुड़न भरे लहजे में पूछता है, पहले बताओ आज तुमने दोपहर के खाने में क्या बनाया है? वही सुबह की दाल रोटी खिलाओगी? बबीता हिचकिचाहट भरे स्वर में कहती है, अंश, दाल रोटी भी तो खाना होता है बेटा। तुम दोनों तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना, चलो खा लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं माँ, मुझे वो पानी वाली दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम डेली डेली हमें मरीजों वाली पानी की दाल रोटी खिलाती हो, मुझको बुफे वाला खाना खाना है। बुफे का नाम सुनकर गरीब ससुराल वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। बुफे का खाना, ये क्या होता है? मैंने तो आज से पहले नाम भी नहीं सुना। बबीता भाभी, मैं बताती हूँ। बुफे के खाने में कई प्रकार के व्यंजन होते हैं। सब लोग अपनी अपनी प्लेट में खाना लेकर खुद खाते हैं, जिसकी जो भी इच्छा हो, पर उसके लिए पहले एक रकम अदा करनी होती है। उसके बाद जितना मर्जी खाओ और कुछ नहीं कहेगा कोई। किरण, तुम्हें कैसे पता? तुमने बुफे का खाना खाया है? नहीं भाभी, वो पिछले साल मेरी कॉलेज की एक दोस्त अपने परिवार के साथ गई थी बुफे में, उसने बताया था। बोलो मम्मी, तुम हमें बुफे वाला खाना कब खिलाओगी? हे भगवान, इन दोनों ने तो जिद ही पकड़ ली है, क्या करूं? बच्चे, शाम को तुम्हारे बाबूजी आएंगे तो मैं बात करूंगी, चलो अभी खा लो। दोनों बच्चे परोसी हुई पानी की दाल में रोटी डुबो कर खा लेते हैं। शाम को विकास दिन भर मजदूरी करके पसीने में तरबतर थका मांदा घर आता है। आ गया विकास, देखो कैसी शक्ल मुरझा गई है। हाँ माँ, वो आज कड़ी धूप थी ना, इसलिए। ये लो माँ, बड़ी मुश्किल से 200 रुपए की दिहाड़ी कमाई है, आज राशन पानी मंगवा लेना। अजी, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। कुछ ही देर में बबीता लाचारी के भाव से सबको आलू की तरीदार सब्जी और सूखी रोटी परोसती है। अरे बहू, तरकारी में कितना पानी डाल दिया है, कैसे रोटी खाएंगे इससे? माँ भाभी भी क्या करती, केवल 2 आलू पड़े थे, उसी में सब्जी बनाई है। क्षमा कीजिए बाबूजी। माँ, बबीता ने मुझको सुबह ही बताया था, मगर दिहाड़ी इतनी देर से मिली कि सब्जी नहीं ला पाया। कोई बात नहीं बेटा, तू अकेले कमाकर हम सबका पेट भरवा रहा है, यही क्या कम है। शायद हमारे भाग्य में सुख चैन की रोटी लिखी ही नहीं है, रूखा सूखा खाते जीवन गुजर गया। ऐसा कहते हुए घर के मुखिया हरिप्रसाद की आंखों से गम के आंसू छलक जाते हैं। सब लोग किसी तरह सूखी रोटी हलक से उतारते हैं और जी मार कर खाते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी था। एक शाम को बबीता खाने की तैयारी में जुटी होती है, तभी पड़ोसन सास बहू सुषमा परिधि बंधन कराती हैं। अरे सुजाता, तुम लोगों नहीं चल रहे हो क्या? आज पड़ोस वाले गुप्ता साहब ने पार्टी रखी है, बहुत ही महंगा रॉयल पेपर बैंक्वेट बुक किया है। और बताइए आंटी, वहाँ बुफे सिस्टम का खाना रखवाया है, हम तो जम के खाएंगे आज। मकान मालिक ने एक एक आदमी के बुफे के खाने के 3000 रुपए दिए हैं। खैर, आप लोग खाइए सूखी रोटी सब्जी, हम चलते हैं, जरा हमारे घर का ध्यान रखना। देखा माँ, इन दोनों को, दोनों जल कुकड़ी सास बहू अपनी अमीर होने का घमंड झाड़ने आई थी। जाने दे बिटिया, कोई बात नहीं, उन्हें ईश्वर ने दौलत दिया है और हमें गरीबी और दुर्भाग्य दिया है, जिसमें खुद की रोटी और दाना खाना ही हमारे नसीब में लिखा है। ऐसा बोलते हुए सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दोनों बच्चे जिद पकड़ लेते हैं। दादी दादी, चलो ना, हम सब भी चलते हैं, मुझको भी बुफे वाला खाना खाना है। हाँ दादी, चलो ना। माँ देखो ना, दोनों कैसे जिद कर रहे, चलो ना चलते हैं। अब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो गुप्ता जी हमें भगा थोड़ी देंगे, बच्चों के बहाने हम भी बुफे का खाना खा लेंगे। गरीब ससुराल वाले दिल में आस जगाकर उस रॉयल पेपर बैंक्वेट में पहुंच जाते हैं, जहां लोग चमचमाती चांदी की प्लेट में कई तरह के व्यंजन भरकर खा रहे थे और गुप्ता जी मेहमानों से बातचीत में व्यस्त थे। इसी दरमियान गरीब ससुराल वाले अंदर आ जाते हैं, जहां कई सारे व्यंजन एक कतार में लगे हुए थे। सबके मुंह से लार टपकने लगती है। कितनी साज सजावट और शोभा है यहाँ तो, और खाने की खुशबू भी लाजवाब आ रही है। भैया चलो ना खाते हैं। हाँ बुआ, चलो खाते हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
सब लोग जैसे ही प्लेट उठाते हैं, खड़ूस गुप्ता जी की उन पर नजर पड़ जाती है और वो उनके हाथों से प्लेट छीन लेता है। अरे तुम लोग इतने बेशरम, निहायत ही गंदे किस्म के लोग निकलोगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे मैंने तो तुम लोगों को पार्टी में आने का न्योता नहीं दिया था, फिर भी तुम लोग मुंह उठाकर चले आए। पता है, पर आदमी के खाने का कॉस्ट यहाँ पे 3,000 रुपए है। तुम लोगों की औकात से बाहर है। अब चलो, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को दरबानों से बुलाकर धक्के देकर निकलवाऊं, दफा हो जाओ यहाँ से। जी मालिक, हम जा रहे हैं। माफी चाहते हैं जो अपनी हैसियत भूल कर इस महंगी महफिल में चले आए। सब शर्मिंदगी के साथ आंखों में आंसू लिए घर लौट आते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी था और एक दिन शहर से सुजाता के छोटे बेटे बहू अनुज और रश्मि आते हैं। प्रणाम माँ, पिताजी, भैया, भाभी, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग ठीक हैं बेटा, पूरे 1 साल बाद तुझे देखा है, तुझको देखने को आंखें तरस गई थी। तभी रश्मि दोनों बच्चों को चॉकलेट देती है। ये लो कशिश, अंश चॉकलेट खाओगे? अंश एक टक रश्मि की तरफ देखकर एक बार फिर से बुफे वाले खाने की फरमाइश करता है। नहीं, मुझको चॉकलेट नहीं खाना, मुझको बुफे वाला महंगा खाना खाना है जो अमीर लोग खाते हैं। तो मुझे वो खिलाओगी चाची? मेरा जन्मदिन आने वाला है, मगर मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस मुझे बुफे वाला खाना खिला देना। अंश की ख्वाहिश को सुनकर रश्मि को अपने ससुराल के गरीब हालात साफ नजर आ रहे थे। सब लोग खामोश हो गए। इसी प्रकार दिन गुजरते गए। विकास दिन रात मजदूरी कर रहा था। ऐसे ही एक रात की बात है। बबीता, ये लो, आज 150 रुपए ज्यादा कमा कर लाया हूँ। इसको अंश के जन्मदिन वाले पैसों में रख दो। किसी भी तरह बस मैं अपने बच्चे को बुफे वाला खाना खिलाने की ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता हूँ। अजी, पेट काट कर भी अभी तक 1000 रुपए ही जुड़े हैं। इतने कम रुपए में बुफे का खाना खिलाना नामुमकिन है। जन्मदिन कल ही है, छोटा मोटा केक कटवा देंगे बस। अपनी गरीब जी जेठानी की बात रश्मि सुन लेती है। अगला दिन आ जाता है। सारा दिन गरीब ससुराल वालों का उदासी और बोझ में कट जाता है। जैसे ही शाम होती है तो रश्मि कहती है, जेठानी जी, विकास भैया, माँ जी, बाबूजी, किरण, सब लोग तैयार हो जाइए, हमें कहीं चलना है। मगर भाभी, जाना कहाँ है, बताइए तो। सरप्राइज सरप्राइज है छोटी, जल्दी से तैयार हो जा। सब लोग तैयार होते हैं। इतनी देर में एक कार गरीब ससुराल वालों के दरवाजे पर आ जाती है। सब लोग गाड़ी में बैठकर एक स्टैंडर्ड सी जगह पहुंचते हैं, जहां अनोखी चमक धमक थी। द्वार पर 2 दरबान उनके स्वागत में खड़े थे। अरे अनुज, ये तो हम लोगों को कहाँ लेके आया है बेटा? अरे पहले अंदर तो चलिए बाबूजी, अभी पता चल जाएगा। गरीब ससुराल वाले जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो वहां एक कतार में बुफे का खाना सजा था। अलग अलग वैरायटी और सैकड़ों तरह का व्यंजन मौजूद देखकर उनके चेहरे पर खुशियां छा जाती हैं। बेटा, इतनी महंगी जगह लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ का खाना कितना महंगा होगा। एक व्यक्ति का खाना कितने 1000 का होगा। उतने में महीने का राशन भरवा लेंगे तो महीने भर खाएंगे। बाजी, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बिल पे कर दिया है। आप लोग अच्छे से खाइए, जो मर्जी खाना है। सब अपने अपने लिए प्लेट उठाते हैं और तरह तरह के व्यंजन से प्लेट सजाते हैं। वहाँ कोई मनाही नहीं थी। सब लोग खुशी से बुफे के खाने का लुत्फ उठाते हैं। अरे वाह, ये बुफेट वाला खाना तो कितना टेस्टी है, मजा आ गया खाकर। ये दाल मखनी और मिक्स वेज बहुत मजेदार है। थैंक यू चाची, आपने मेरे जन्मदिन को खास बना दिया। मुझको तो ये शाही पनीर सबसे टेस्टी लगी। आज तू भी खा, बड़ा मजा आएगा। यहाँ के पुलाव में बड़ा अनोखा स्वाद है। कुल मिलाकर यहाँ के खान पान में अलग स्वाद है, तभी तो इतना महंगा रेट है इस खाने का। देवरानी जी, आज आपकी वजह से हम सब बुफे के खाने का स्वाद ले पाए हैं, वरना ये बुफे का महंगा खाना खाना तो हमारे लिए किसी ख्वाब की तरह था। बबीता के साथ ससुराल वाले भी रश्मि को शुक्रिया कहते हैं और अंत में सब लोग मिलकर बुफे का खाना दिल खोल कर खाते हैं और बाद में अंश के जन्मदिन का केक भी काटते हैं।